ये बीज, उनसे निकलती हैं मुख्य फसलें जिनसे हमारा खाना बनता है, और कुछ लोगों के लिए बहुत सारा पैसा। सही समझे, बीज बेचने वाली कृषि कंपनियों की बात कर रहा हूं। सिर्फ बीज नहीं, उनके लिए केमिकल्स भी। दुनिया के आधे कमर्शियल बीजों पर चुनिंदा कंपनियों का कब्जा है। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारें सीड वॉल्ट बना रही हैं। अरबपति लाखों करोड़ों की रकम झोंक रहे हैं और पारंपरिक किसान पुरखों से विरासत में मिले बीजों की तमाम किस्में बचाने की कोशिशों में लगे हैं। आखिर बड़ी कंपनियों ने हमारे बीजों पर नियंत्रण कैसे कर लिया? हजारों साल से किसान पूरी आजादी से बीजों को पैदा करते, संभालते और बांटते आए हैं, लेकिन खेती के तौर तरीके तेजी से बदले। 20वीं सदी में किसानों को नई मशीनें, रसायन और लैबों में तैयार बीज मिले। फिर बड़ी कंपनियां उतर आईं। आज बाजार पर उनका राज है। उनमें से एक की आधुनिक खेती को आकार देने में खास भूमिका रही, खासकर अमेरिका में। मोंसेंटो का बीज के बाजार में दबदबा था। अब जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी बायर उसकी मालिक है। उन्होंने बीजों को संपत्ति में बदल दिया और किसानों को बेचारे ग्राहकों में। उन्होंने ये कैसे किया, ये जानने के लिए उनका इतिहास जानना जरूरी है। वियतनाम युद्ध के दौरान मोंसेंटो अमेरिकी सेना के लिए कुख्यात एजेंट ऑरेंज की सबसे बड़ी सप्लायरों में से एक थी। 5 करोड़ लीटर ऑरेंज हर्बिसाइड के छिड़काव से वे पेड़, फसलें और जंगल नष्ट किए गए जिनमें वियतनामी लड़ाके छिपे रहते थे। वे इलाके न सिर्फ दूषित होकर रह गए, बल्कि लाखों लोगों को जहरीले रसायन का घूंट पीना पड़ा। अगली दफा मोंसेंटो ने शांति के दौर में वीड किलिंग की तरफ ध्यान घुमाया और ब्लॉकबस्टर हर्बिसाइड राउंडअप तैयार कर लिया। 1970 के दशक में इसे बाजार में उतारा गया। इससे कंपनी को काफी मुनाफा हुआ। Roundup kills the root, kills the weed. राउंडअप की मारक क्षमता उसमें मौजूद ग्लाइफोसेट की वजह से है, लेकिन वो किसानों की फसल को भी बर्बाद करने लगा। लिहाजा उसका छिड़काव सिर्फ बीज बोने से पहले या फसल कटने के बाद ही होने लगा। लेकिन ऐसे बीजों का क्या जो राउंडअप का वार सहन कर लें? इसी इरादे के साथ मोंसेंटो ने बीज कारोबार में कदम रखे। 1996 में राउंडअप रेडी नाम से बीज तैयार किए गए। ये बीज ग्लाइफोसेट के प्रतिरोध के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। वैसी चीज भला कौन नहीं खरीदना चाहेगा। उस पल तो वो किसानों के लिए जादू जैसा था। बार्टो एल्मोर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में पर्यावरणीय इतिहास के विशेषज्ञ हैं। मोंसेंटो पर इस किताब की तैयारी में उन्होंने एक दशक खपा दिया। खरपतवार ने राउंडअप स्प्रे को फौरन ही झेलना शुरू कर दिया। उसका कुछ बिगड़ा नहीं। इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड सिस्टम में आपका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ केमिकल भी आ गया। बीज कंपनियों के लिए तो इसमें बड़ा मुनाफा है। मोंसेंटो ने कुछ ऐसा कर डाला जिससे खेती हमेशा के लिए बदल गई। कंपनी ने बीजों की तकनीक को पेटेंट करा दिया, मतलब किसानों को बीजों का इस्तेमाल का तरीका वो बताएगी। इस तरह मोंसेंटो ने ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जिसकी डोर उसके हाथ में थी। 2008 तक मोंसेंटो ने 50 अंतर्राष्ट्रीय बीज कंपनियां खरीद ली थीं। मोंसेंटो जैसी कंपनियों की बाजार शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। आज अमेरिका में 90% मक्का, कपास और सोयाबीन की फसल पेटेंट बीजों से आती है। मोंसेंटो और अब बायर सबसे बड़ी सप्लायर कंपनी है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड फसल के बीजों से जुड़ा एक बड़ा दावा ज्यादा पैदावार का रहा है, लेकिन 2016 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अमेरिका में जीई फसलों के प्रभावों को लेकर 600 पेज का दस्तावेज तैयार किया था। वैज्ञानिकों को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि जीई फसल की पैदावार ज्यादा होती है। हुआ यह है कि मोंसेंटो के प्रोडक्ट ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल बढ़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्बिसाइड यही है। अमेरिका के ये 2 नक्शे दिखाते हैं कि खेती में कितनी मात्रा राउंडअप की डाली जा रही है। जितना रंग गाढ़ा, उतना ज्यादा इस्तेमाल। ग्लाइफोसेट की बढ़ती खपत के साथ गिरावट आ रही है हमारे भोजन की विभिन्नता में। दुनिया में 50,000 से ज्यादा खाने योग्य पौधे हैं, लेकिन हम सिर्फ 15 पर निर्भर हैं। मक्का, गेहूं और चावल पर सबसे ज्यादा जोर है। आधुनिक कृषि पद्धति ने भोजन का ये मानकीकरण कर डाला है। बीजों की मालिक ताकतवर कंपनियां ही तय करने लगी हैं कि किसान क्या उगाएं और कैसे, और उसी से हमारा खाना भी तय होता है। वही किस्में उगाने से फसलें भी सूखे और बीमारी की चपेट में आने लगीं। जलवायु संकट से हालात और बिगड़ गए। लेकिन पारंपरिक बीजों की बात अलग है। अगर आप ऐसी चीज चाहते हैं जो रूखी जलवायु को बर्दाश्त कर सके, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, तो आप हमेशा उन बीजों का रुख कर सकते हैं जो चयन प्रक्रिया से बाहर हैं। डेमारिस ओडेनी अर्धशुष्क ट्रॉपिक इलाकों के इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्लांट जेनेटिसिस्ट हैं।
The good thing is they're also अच्छी बात यह है कि वे विविध भी होते हैं क्योंकि वे कहीं से भी आने वाले परागकणों या दूसरी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वे बहुत ज्यादा विविध हैं और बहुत टिकाऊ भी। they're very durable. जितने ज्यादा अलग अलग बीज हम बोएंगे उतना ही प्रतिकूल मौसम को सहने की किस्मों को खोज पाने के मौके बनते जाएंगे। मिसाल के लिए दक्षिण पूर्व भारत के एक ही इलाके में वैज्ञानिकों ने एक उपेक्षित फसल प्रजाति की 400 किस्में खोज निकाली। उनमें से 6 पारंपरिक लोकल धान की किस्में थीं जो सूखा, खारी मिट्टी और बाढ़ के तनाव को झेलने की क्षमता रखती हैं। खुशकिस्मती से जब पारंपरिक बीज खेतों में नहीं मिलेंगे तो भी वे हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाएंगे। उन्हें इस तरह की जगहों पर रखा गया है। दुनिया भर में 1700 से ज्यादा बीज बैंकों में पारंपरिक बीज सुरक्षित रखे हुए हैं। दुनिया भर के 10 लाख से ज्यादा बीजों के नमूने यहाँ जमा हैं और बहुत ठंडी परमाफ्रोस्ट वाली स्थितियों में रखे ये बीज सदियों तक बचे रहेंगे। ये सिस्टम बैंक की तरह काम करता है। जमाकर्ता सैंपलों के मालिक हैं। नॉर्वे सरकार इस ठिकाने की मालिक है। जैसे ब्राजील के पास यहाँ हजारों बीज जमा हैं। इनमें से कुछ बीज इसीलिए बचाए जा सके क्योंकि आदिवासी समुदाय और उनके पारंपरिक किसानों ने उन्हें बचा कर रखा था। भोजन उगाने का हमारा तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। इस सब का फायदा बड़े कॉरपोरेशनों को हुआ है। रसायनों का इस्तेमाल कर किसान अपने बीजों पर मालिकाना हक गंवा बैठे हैं और हम जैसे उपभोक्ता कई स्वादों, खूबियों और पोषक तत्वों से वंचित हैं। लिहाजा अब हमें खुद से ही पूछना चाहिए कि बेहतर ढंग से भोजन कैसे उगाएं, अपने लिए और सबके लिए।